उस लकड़ी का गिफ्ट बॉक्स लेकर जैसे ही नक्श चेयर पर बैठा, वैसे ही चित्रा ने चौंकते हुए उस बॉक्स को घूरते हुए कहा, क्या है इसमें? कम से कम इसे किसी गिफ्ट शॉप में रैप तो करवा लिया होता। ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये शरीफों की पार्टी है, क्या रे समझिस तू? अरे ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे गिफ्ट रैप करने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, वैसे भी ये बॉक्स मैटर नहीं करता, इस बॉक्स के अंदर का सामान मैटर करता है। अपना सिर खुजाते हुए नक्श उस बॉक्स को खोलकर अनिका और चित्रा को दिखाना चाहता था कि उसने कल्याणी के लिए क्या लिया है। उसे लग रहा था कि गिफ्ट देखकर वो दोनों पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट बॉक्स खोलता, अनिका ने उसे मना कर दिया। वो उस टूटे हुए बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा और उसके बाद सिचुएशन क्या होगी उसे समझ नहीं आ रहा था। इस बॉक्स को अभी खोलने की जरूरत नहीं है। मौके का फायदा उठाना, और जब सब लोग दादी को गिफ्ट दे रहे होंगे तो तुम इस गिफ्ट को बाकी गिफ्ट्स के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। अनिका की बात सुनकर नक्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, किसका गिफ्ट ज्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आए हैं या नहीं। इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए, उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसने कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एंशिएंट समय से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा है। जब कल्याणी ने पल्लवी का तोहफा देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुरंत ही कल्याणी ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, पल्लवी, ये लड़की शुरू से ही सबसे आगे रही और आज भी ये सभी से आगे है। अनफॉर्चुनेटली, भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों न करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती है। एक न एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। कल्याणी की बात सुनकर पल्लवी का चेहरा अचानक से लाल पड़ गया था। वैसे अभी तक तो पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी। भले ही कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपने की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए पल्लवी ने किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए कहा, दादी, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पल्लवी की सीट नक्श के बाजू में ही थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। वो एक जेड पेंडेंट है, मुगल डायनेस्टी का, पैलेस में रखने वाला आइटम। क्या बात है, बहुत खूब। नक्श के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पल्लवी का इंटरेस्ट अचानक से जाग गया था। नक्श जावेरी खानदान का दामाद था, जिसका इस परिवार में कोई स्टेटस नहीं था। कोई उसे पूछता भी नहीं था। पल्लवी ने भी कभी नक्श पर ध्यान नहीं दिया या फिर कभी रेस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अभी पल्लवी की क्यूरियोसिटी नक्श के प्रति अचानक से जाग उठी थी। पल्लवी ने नक्श से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो मुगल डायनेस्टी का जेड पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? नक्श ने पल्लवी की ओर देखा, जिसने अचानक से उसे अप्रोच किया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, थोड़ी बहुत। वैसे इस जेड पेंडेंट पर तुमने कितने का खर्चा किया? 1.5 करोड़। पल्लवी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। उसने उस जेड पेंडेंट को अपने एक खास दोस्त की मदद से खरीदा था और उसे ये जेड पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्त को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले। तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा तो भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा की नहीं है। जब पल्लवी ने नक्श की बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। नक्श ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को धीमा किया, जिससे बस वो दोनों ही उसकी बात सुन सके। जेड पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, लुक, लिसन और टेस्ट। अगर कोई जेड बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो सबसे बेस्ट जेड है। लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। उसका कलर भी ऑफ वाइट था और उसका टेक्सचर भी अनइवन था। उसे हम मीडियम क्वालिटी का समझ सकते हैं, नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी। इसीलिए उसकी कीमत 80 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें और डिस्काउंट देता भी तो भी उसका 30 से 40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधा 70 लाख का प्रॉफिट कमाया। तुम्हारा दोस्त अब मुझे और कोई कमेंट नहीं करना। नक्श जो कुछ भी कह रहा था, पल्लवी उसे सुनकर दंग रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया। उसी समय एक नौकर कल्याणी के पास आया और बोला, मैडम,
विवान बजाज आए हैं। विहान आया है, उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। जब कल्याणी ने सुना कि विहान वहां आया है तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कल्याणी ने विहान को बैंक्वेट हॉल में आने के लिए इनवाइट कर दिया। कल्याणी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी का ध्यान कल्याणी की तरफ गया और सभी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। विहान ने सफेद ब्लू सूट पहना था, उसके बाल भी आज पूरी तरह से सेट थे और उसके हाथ में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा गोल, कौन सा गोल, तो आइए जानते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ विहान कल्याणी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, दादी आज आपका जन्मदिन है, मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहें हमेशा के लिए। एंड आई एम सॉरी दादी, बहुत ट्रैफिक था इसलिए आने में लेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस वजह से आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को लेकर कल्याणी के दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। मुस्कुराते हुए कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और बोला, अब जब आ गए हो तो फिर कौन सा लेट और कैसा लेट। वैसे भी तुम काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, बहुत कंसिडरेट भी हो। तुम स्पेशली यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विहान ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और बोला, दरअसल आज मैं यहाँ सिर्फ आपको तोहफा देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके यहाँ से एक खूबसूरत तोहफे को ले जाने भी आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। विहान के चेहरे पर और उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस फूट फूट कर भरा था। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उनकी नजर अनिका पर जाकर अटक गई। जैसे जैसे कल्याणी के एक्सप्रेशन सीरियस होते गए वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती नजरों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी, लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की औकात ऑलमोस्ट जीरो थी। जावेरी खानदान के कुत्ते को भी नक्श से ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता था। विहान, तुम्हें भी पता है कि अनिका की शादी हो गई है और शादी को 2 साल से ज्यादा का समय भी हो गया है। क्या तुम्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता? हालांकि कल्याणी ने तो पहले से ही अपने दिल में डिसीजन ले लिया था, लेकिन वो भी विहान के साथ कुछ फॉर्मेलिटी वाले सवाल कर रही थी। नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी दिल से दादी मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचेंगी और मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी। विहान को नक्श के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अनिका से मतलब था और वो आज उसे यहाँ से ले जाना चाहता था। उसी समय नक्श अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं विहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका मेरी बीवी है और तुम मेरे ही सामने उससे शादी करने की बात कर रहे हो? नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो कौन? जावेरी खानदान के बीच में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? मुंह बंद रखो अपना। अचानक से मैम्बो अंकल इस मैटर के बीच में कूदे और नक्श को उंगली दिखाते हुए बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूँ, लेकिन आपसे तो बेटर ही हूँ, जिसे भानुशाली ग्रुप ने कचरा समझकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जैसे ही नक्श ने ये कहा वैसे ही मैम्बो अंकल के होश उड़ गए। साले कमीने! ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। बचपन से ही मैम्बो अंकल बहुत शरारती थे और साथ ही साथ कल्याणी के लाडले भी थे। कल्याणी ने हर बार मैम्बो अंकल को सपोर्ट किया और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो यही कर रहे थे। जवानी के दिनों से ही मैम्बो अंकल ने जिम जाना शुरू कर दिया था और उनकी बॉडी बहुत ही मैस्कुलर थी। कॉलेज के समय में मैम्बो अंकल ने खूब दंगे फसाद किए, यहाँ तक कि सूरत के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उनका अच्छा खासा उठना बैठना था। और भी बहुत कुछ है। नक्श तो उनके सामने उड़न खटोला है, एक पंच में पता नहीं कहां से कहां जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसने मैम्बो अंकल से पंगा ले लिया था और ये देखकर जावेरी खानदान के लोग फुसफुसाने लगे थे। सही गयू कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। उसे खुद नहीं पता वो कौन और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जावेरी खानदान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। बरोबर सच्ची बात की थी, इसका कोई हक नहीं बनता
कि ये हमारे सावेरी खानदान के बीच में कुछ बोले। जावेरी खानदान के लोग धीमी आवाज में ये सारा डिस्कशन तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मैम्बो अंकल को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया था। सभी नक्श को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अनिका ने नक्श को याद दिलाते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रही है। शायद इसी वजह से कि उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था, इसलिए वो नक्श के लिए कंसर्न थी और उसे मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। मैम्बो अंकल अब नक्श के बेहद करीब आ गए थे और वो नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया और फिर नक्श ने क्या किया? क्या नक्श मैम्बो अंकल को शांत करवाएगा या फिर नक्श उल्टा हमला कर देगा? अगर कुछ बड़ा कांड हुआ तो फिर अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? अनिका और चित्रा किसकी साइड लेगी? जानने के लिए सुनिए